नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूं कि आपको जुलूस की भीड़ की पिछली 3 कहानियां मेरे साथ सुनने में मजा आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भवदूष पांडे जी द्वारा लिखित जुलूस की भीड़ की चौथी कहानी, जिसका नाम है तगन। अनुमेहा और आकर्ष एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। कॉलेज की दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए बाद में दोनों ने एक दूसरे से प्रेम विवाह किया। दोनों विजाते थे। शुरू में दोनों के घरों में एक प्रतिरोध था जो समय के चाक पर घिसता गया और अंततः दोनों की शादी धूमधाम से हो गई और एक महानगर में दोनों रहने लगे। अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनी में दोनों एक महत्वपूर्ण पद पर थे। रविवार छोड़कर दोनों के पास एक दूसरे से ढंग से बात करने तक की फुर्सत न थी। अब महानगर संसाधन और सुख सुविधाओं की सामग्री तो खूब उपलब्ध कराता है, लेकिन उसके उपभोग के लिए आवश्यक समय छीन लेता है। ऑफिस, प्रोजेक्ट, टूर, यातायात और महानगर की भागदौड़ ने दोनों के संबंधों को काफी हद तक औपचारिक बना दिया था। जैसे लगता था मानो दोनों एक दूसरे को देर शाम में रिपोर्ट कर रहे हों। 5 साल गुजर गए थे, लेकिन यह युगल अभी भी एकल ही था। 2 से 3 होने की फुर्सत ही नहीं थी दोनों को। दोनों तरफ की माओ का दबाव पिछले कई सालों से बना रहा कि घर में किलकारी गूंजे। सास और माँ का लगातार बनाया जा रहा दबाव जब एक क्रांतिक स्तर पर पहुँच गया तो दोनों ने योजना बनाई। योजना के सफल क्रियान्वयन के 1 साल बाद घर के राजकुमार का आगमन हुआ। समय काफी बदल रहा था। जहाँ पहले बच्चों का आना भगवान की इच्छा और सौभाग्य का फल माना जाता था, अब वहीं यह परिस्थितियों की अनुमति के बाद की गई प्लानिंग का नतीजा होने लगा था। अब नामकरण संस्कार ना होकर इंटरनेट पर खोजकर अद्वितीय नाम रखने का चलन चल पड़ा था। नाम सबसे अलग होना चाहिए, भले उसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले। अनुमेहा ने भी इंटरनेट पर काफी खोजबीन के बाद कई अद्वितीय नामों में से एक नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाई, आधीश। अनुमेहा काफी खुश थी कि उसके बेटे का नाम अलग सा था और आस पड़ोस में भी कहीं नहीं मिल रहा था, और उससे भी अच्छी बात की सोशल मीडिया पर भी ज्यादा प्रचलित नहीं था। वैसे आतिश का मतलब क्या होता है? अनुमेहा ने आकर्ष से पूछा। आदेश मतलब राजा, वह व्यक्ति या संस्था जिसके पास अन्य से ज्यादा शक्तियां हों। सुना होगा ना, न्यायाधीश, मठाधीश आदि। आकर्ष ने अनुमेहा को समझाते हुए कहा, हाँ तो हम लोगों का बेटा राजा ही होगा, तन से राजा और मन से भी सबसे पावरफुल आधीश। मैं बनाऊंगी उसे राजा। आकर्ष की बात सुनकर अनुमेहा के अंदर का वात्सल्य बोल उठा, यकीनन हम लोगों का बेटा राजा ही होगा। आकर्ष ने भी हामी भरते हुए कहा, नौकरी की भागदौड़ में हम लोग एक दूसरे को समय ही नहीं दे पा रहे थे। कल मैंने 6 महीने की मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है। तुम भी 15 दिन की पितृत्व अवकाश ले ही लो। अनुमेहा ने आकर्ष से बात करते हुए कहा। तभी आकर्ष बोला, राजा की माँ राजमाता, आदेश तो ठीक है, लेकिन कुछ घर के पुकारने का नाम भी तो रखो। अनुमेहा उत्साह में बोली, मेष कैसा रहेगा? इसमें देखो ना, हम दोनों के नाम के अक्षर भी मौजूद हैं। अरे मेष का मतलब भेड़ होता है, दुनिया वालों के लिए राजा घर में भेड़ रहेगा। आकर्ष ने अनुमेहा के मेष नाम पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा। तभी अनुमेहा अपना तर्क और मजबूत करते हुए बोली, अरे छोड़ो ये सब, हम दोनों इस नाम में तो हैं। ये शायद पहली राशि भी तो है। हाँ, ये अग्नि तत्व वाली राशि होती है। मेष जातक तो जन्मजात योद्धा होते हैं। आकर्ष ने अपना राशि विचार का ज्ञान अनुमेहा के आगे रखते हुए कहा। तभी अनुमेहा बोली, चलो फाइनल, घर का नाम मेष और स्कूल का आधीश। देखो ना क्या संयोग है, हम तीनों का ही नाम अ से शुरू होता है, आकर्ष, अनुमेहा और आधीश। इस तरह से अनुमेहा ने अब नामकरण संस्कार पर अपनी मोहर लगा दी थी। आकर्ष और अनुमेहा के बाद जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी आदेश की दादी। पोते की खबर मिलते ही वह एक पैर पर भागते हुए ज्योतिषी के पास पहुंची और तब पता चला कि कुलदीपक तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। बेटा, नन्ना तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है,
इसके मूल शांति करानी पड़ेगी। अगले महीने के अंतिम सोमवार को पूजा है, तुम दोनों नन्हे के साथ आ जाना। सावित्री ने अपने पुत्र वधू को पूजा के कार्यक्रम की सूचना देते हुए कहा। तभी अनुमेहा ने हामी भरते हुए कहा, जी माँ, प्रणाम। थोड़ी देर बाद वह आकर्ष से उदास स्वर में बोली, क्या ये मूल नक्षत्र की क्या बला आ गई हमारे आदेश पर? कुछ खास नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक छोटी सी पूजा होती है इसमें। आकाश ने आत्मविश्वास के साथ अनु की बात को सुनकर कहा। वैसे ये होता क्या नक्षत्र वक्षत्र? अनु ने इसे विस्तार से जानने की जिज्ञासा जाहिर करते हुए आकर्ष से कहा। तभी आकर्ष बोला, शास्त्रों में मान्यता है कि संधि क्षेत्र मतलब जहाँ जुड़ाव और अलगाव हो, वह कमजोर और अशुभ हो सकते हैं, जैसे मार्ग संधि, प्रदोष काल, ऋतु, लगन और ग्रह आदि के संधि स्थल को शुभ नहीं माना जाता है। और हाँ, चौराहे के आसपास अक्सर दुर्घटना होते सुना होगा। इस प्रकार गंडमूल नक्षत्र भी संधि क्षेत्र में आने से दुष्परिणाम हो सकते हैं। राशि चक्र में 3 स्थितियां होती हैं। जब राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं तो इन्हीं समाप्ति स्थल से नई राशि और नक्षत्र की शुरुआत होती है, लिहाजा इसे मूल नक्षत्र कहते हैं। आकाश ने ज्योतिष के प्रोफेसर की तरह सारा कुछ अनुमेहा को बता दिया। Whatever, नक्षत्र, मूल एक्सेट्रा, तुम ये सब कैसे जानते हो? कभी बताया भी नहीं। आकाश के ज्योतिष के लंबे लेक्चर से परेशान होकर अनु बोली। तभी आकाश बोला, जानता हूँ पर मानता नहीं, लेकिन इसका विरोध भी नहीं करता। जो मानना चाहे माने या ना माने। जिज्ञासा पूर्वक पूछे गए मेरे हर सवालों का जवाब मेरे दादाजी देते थे, तभी से थोड़ी बहुत मुझे नक्षत्र की जानकारी है। घर जाने में कोई बुराई नहीं है और पूजा पाठ नुकसान तो करेगा नहीं। इसी बहाने फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। यह सुन अनु ने सकारात्मकता जाहिर करते हुए कहा, ये तो है। घर पर कोई जो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था वह आदिश की दादी सावित्री थी। हो भी क्यों ना, 5 साल के बाद नन्ना घर का चिराग, कुल दीपक और वंशवाहक जो पैदा हुआ था आज अपने आंगन आ रहा था। अनुमेहा और आकर्ष दोपहर की फ्लाइट से अपने शहर की ओर उड़ गए। घर पहुंचते ही, कहाँ है मेरा लाल? सावित्री ने अनुमेहा से पूछा। प्रणाम माँ जी। मेज को दादी की गोद में देते हुए अनुमेहा ने उनके पैर छूते हुए कहा। प्रणाम पिताजी। उधर आकर्ष पिताजी के साथ ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। क्या चल रहा है तुम्हारी कंपनी में आजकल? सुना है सॉफ्टवेयर में अब वो पहले वाली बात नहीं रही और बहू ने नौकरी बदली या अभी भी वह सॉफ्टवेयर में ही है? एक साथ कई सवाल पिताजी ने आकर्ष के आगे रख दिए थे और आकर्ष ने भी उनका जवाब देते हुए कहा, नहीं पिताजी, वो अब दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में है, लेकिन अब उसकी प्रोफाइल कंसल्टेंसी है। बाप बेटे में ऐसे ही बातचीत चलती रही और दूसरी ओर सावित्री और अनुमेहा में भी काफी बातें चल रही थी। सावित्री ने अनुमेहा से कहा, बहू, कल आकर्ष के पापा ने अपने साथी ज्योतिष के प्रोफेसर को नामकरण के लिए बुलाया है। यह सुन अनुमेहा ने कहा, लेकिन नाम तो हम लोगों ने पहले ही रख लिया है माँ जी। यह सुन वह बोली, क्या आकर्ष ने अपने पापा से पूछा था? एक बार पूछ तो लेते तुम लोग। संस्कृत के इतने बड़े जानकार हैं आकर्ष के पापा। माँ दुखी थी कि नई पीढ़ी ने उनकी सहमति और सलाह के बिना कुल दीपक का नाम रख दिया था। वैसे नाम क्या रखा है तुम दोनों ने? सावित्री ने अनुमेहा से पूछा। अनुमेहा ने जवाब देते हुए कहा, आधीश। नाम तो अच्छा है, फिर भी तुम लोगों को सलाह मशवरा करना चाहिए था, सावित्री ने कहा। दूसरी ओर आकर्ष ने भी पिताजी से बात कर ही दी। पिताजी, मैंने नन्हे का नाम आदिश रखा है और घर के पुकारने का नाम मेष। आदिश नाम तो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें एक दोष है। यह तगन की मात्राएं समेटे हुए है, जो शुभ नहीं माना जाता है। आकर्ष के पिता रामाशंकर ने अपना विचार रखते हुए कहा। कौन बताया था वैसे ये नाम? रमाशंकर ने आकर्ष से पूछा। आकर्ष ने जवाब दिया, अनुमेहा ने इंटरनेट पर काफी खोजबीन के बाद इस नाम को पाया। हम दोनों को यह अद्वितीय भी लगा।
सो हमने फाइनल कर लिया। कल सुबह जब मेरे मित्र शुक्ला जी आएंगे तब विस्तार से चर्चा होगी। बस अपनी माँ से इस शुभ अशुभ नाम के बारे में चर्चा ना करना, रमाशंकर ने आकर्ष से कहा। तभी अचानक से दरवाजे से ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए सावित्री बोली, सुन लिया है मैंने सब कुछ। मुझे पता था कि ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। एक बार हम लोगों से पूछ लेते तो क्या पहाड़ टूट जाता। मेरा नन्हा शुभ नामकरण का शिकार हो गया। सावित्री उल्लाहना देती हुई जारी रही। आजकल की पीढ़ी तो बड़ों को कुछ समझती ही नहीं है। अपने मन से विवाह, अपने मन से हर काम, और अब नामकरण भी कर डाला। कम से कम नाम तो शुभ रख लेता। क्या हड़बड़ी थी जो कुछ दिन रुका भी नहीं गया इन दोनों से। इन लोगों का बस चले तो पैदा होने से पहले ही बच्चों का नाम रख दे। आहत सावित्री बोले जा रही थी। उधर आकर्ष सोचने लगा कि बात तो सही है। वह और अनु तो पैदा होने से पहले ही नाम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। अब इतनी रात वितंडा मत खड़ा करो, रमाशंकर ने सावित्री को चुप रहने के लिए कहा। कल मैं शुक्ल जी से बात करूंगा, सो जाओ सभी लोग अब, रमाशंकर ने सबसे कहा। तभी आकर्ष अचानक से बोला, पिताजी शास्त्रों में इसका निवारण भी तो होगा ना? हाँ होता तो है। चलो अभी काफी देर हो रही है, खाना खाकर तुम लोग भी आराम करो, कल चर्चा होगी, रमाशंकर ने संक्षेपित करते हुए ड्राइंग रूम की बैठक के समापन की घोषणा कर दी। आदिश नाम तो अच्छा है लेकिन थोड़ी हड़बड़ी हो गई। अद्वितीय सबसे अलग अनोखा और अद्भुत के चक्कर में घर के पहले बच्चे का नाम तगन समूह में रख दिया। शुरुआत ही अशुभ से। रमाशंकर के मन में उधेड़ बुन चल रही थी। ड्राइंग रूम के नाम शास्त्रार्थ के बाद आकर्ष अनुमेहा के पास पहुंचा और ड्राइंग रूम में हुई सारी चर्चा के बारे में उसे बता दिया। यह सुनकर अनुमेहा आकर्ष पर भड़क गई और बोली, मैं अपने बेटे का नाम नहीं बदलूंगी। क्या बोला तुमने? तगन ना, चाहे तगन हो या फगन, नाम नहीं बदला जाएगा। आदेश के मायने तुमने ही तो राजा बताया था ना। एक राजा कैसे अशुभ हो सकता है यार? आदेश माने पावरफुल भी तो बताया था तुमने ना। अब सुन लो, चाहे शुभ हो या अशुभ, मेरे बेटे का नाम आदेश ही रहेगा, सबसे पावरफुल। इस तरह की तकरार में आकर्ष सामान्यतः शांत और संयत ही रहता था और आज भी रहा। प्रेम विवाह के बाद उपजे गृहस्थ जीवन की समस्याओं का दोषारोपण आप माँ बाप पर नहीं कर सकते, क्योंकि निर्णय आप ही का था। ऐसी तकरारों में शांत और संयत स्वभाव का वरण ही एकमात्र उपाय रह जाता है। ठीक है, अपना बेटा राजा ही रहेगा और पावरफुल भी। राजा के बहुत से प्राय हैं और वो भी अ से शुरू होने वाले, जैसे अवनीश और अधिराज। अधिराज और आदेश तो काफी मिलता भी है। फिर अधिराज नाम फाइनल कर देते हैं। आकर्ष ने अनु को समझाने की कोशिश की। तो फिर अधिराज और आदेश में क्या फर्क है? आदि और अधि तो दोनों में ही है, विस्मित अनु ने उससे पूछा। क्योंकि आदेश तगन हो जा रहा है जो शुभ नहीं है, और अधिराज तगन नहीं है। आकर्ष ने संयम रखते हुए अनु को समझाना चाहा, मगर अनु बड़बड़ाए जा रही थी और बोली, व्हाट रबिश, कितने दकियानुसी हो तुम लोग यार। कहाँ फंस गई मैं तुम लोगों के चक्कर में। एक ही से नाम है, एक शुभ हो जा रहा है और दूसरा अशुभ। तुम समझना चाह ही नहीं रही हो, आकर्ष परेशान होकर बोला। तभी अनुमेहा ने कहा, तो समझाओ ना। देखो, जहाँ अ, ई और उ और चंद्र बिंदु आए तो वो लघु कहा जाता है और उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। और जहाँ आ, ई, उ, र, त्र, ए, ओ विसर्ग और अनुस्वार आए वो गुरु होता है, जिसको 2 मात्र गिना जाता है। आगे ध्यान देना, हमारे बेटे मेष का नाम है आधीश, मतलब आ, दी, श। गुरु, गुरु और लघु, ऐसे 3 समूह जिसमें गुरु, गुरु, लघु हो को तगन कहा जाता है। आकर्ष अब एक व्याकरण अध्यापक की तरह अनु को समझाए जा रहा था। उधर अनुमेहा यह सुनकर बोली, अरे नहीं समझना मुझे लघु और गुरु, मेरे बेटे का नाम आदेश ही रहेगा। इतना भी इंटॉलरेंट मत बनो, कुछ तो समझा करो। असहाय और विवश आकर्ष अब उससे बोल चुका था। इससे ज्यादा अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। यह सुन अनुमेहा बोली,
अब सोते हैं, बहुत देर हो रही है। इन दोनों की बातों में धरनन्ना मेष वास्तव में एक भेड़ की नवजात बच्चे की तरह गर्दन झुकाए नींद में मगन था। उसके अगल बगल आकर्ष और अनु सो रहे थे या एक दूसरे को दिखाने के लिए सोने का अभिनय कर रहे थे। आकर्ष, आकर्ष, तू अभी तक सो रहा है? जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा बैठक में। चाय बनकर कब से तैयार है और नाश्ता भी बनने वाला है। 9 बजे तक तो शुक्ल जी भी आने वाले हैं, जल्दी करो। सावित्री बोलते हुए आगे बढ़ी। करीब 9:30 बजे आकर्ष के पिताजी के मित्र और साथी प्रोफेसर शुक्ल जी आए। शुक्ल जी शहर के ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग में कार्यरत हैं और कुछ भी महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले थे। रमाशंकर ने सामान्य शिष्टाचार के साथ साथ अपने पोते के नामकरण के लिए भी अपने मित्र को बुलाया था। प्रणाम चाचा जी। आकर्ष ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही शुक्ल जी के पैर छूते हुए कहा, कैसे हो बेटा? कैसे चल रहा है तुम्हारा काम धाम? शुक्ल जी ने आकर्ष से पूछा। जी ठीक है, आकर्ष ने जवाब दिया। तुम पिछले साल अमेरिका भी तो गए थे शायद। ध्यान रखना, वहाँ हर चीज में मांस और मछली डाल देते हैं सब। धर्म कर्म सबका नाश कर देते हैं सब। शुक्ल जी जारी रहे। जी चाचा जी। आकर्ष ने उनकी बात में हामी भरते हुए कहा, कल रमाशंकर जी ने बताया कि तुमने पोते का नाम आधीश रखा है। कहाँ है आधीश? शुक्ल जी ने आकर्ष से पूछा। उधर से अनुमीहा गोद में मेष को लेकर आ गई। खुश रहो बहू, आदेश राजा बेटा मुस्कुरा रहा है, खूब मौज करेंगे। शुक्ल जी के आदेश को देखकर आशीर्वचन थे। आदेश को अपने ससुर की गोद में देकर अनुमीहा अपनी सास के साथ रसोई में काम में लग गई। शुक्ल जी गंभीरता से बोलने लगे, बेटा आकर्ष, तुमने नाम तो काफी अच्छा रखा है, लेकिन इसमें तगन दोष है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इसका निवारण है अपने शास्त्रों में। जैसे इस नाम से पहले किसी देवता का नाम लगा देने, जैसे आदित्य आदेश या श्री आदेश रख लो। श्री लगाते ही इसके तगन दोष का निवारण हो जाएगा। यह सुनकर आकर्ष गंभीर हो गया। वह विज्ञान का विद्यार्थी था, इसीलिए शंकालु प्रवृत्ति का था। वह किसी भी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता था। अक्सर शब्दों के प्रायवाची और योग रूढ़ शब्दों को लेकर अपने दादाजी से बहस कर लेता था। अब पंकज माने कमल ही क्यों, और चीजें भी तो हो सकती हैं। आदि विषयों पर कई बार वह अपने दादाजी से बहस कर चुका था। चाचा जी, क्या केवल नाम से कोई शुभ अशुभ हो सकता है, या उसके कर्म की भी कोई महत्ता होती है? वैसे अवकाश शब्द तो तगन है, जिसे अशुभ होना चाहिए, लेकिन जब वह जरूरत के समय बारिश दे तो शुभ नहीं, तो आग के गोले या बिजली बरसाए तो अशुभ। आकाश ने अपना तर्क रखते हुए कहा। यह सुन शुक्ल जी बोले, कर्म प्रधान तो है ही। अगर आकाश शब्द तगन होने के नाते अशुभ है, तो वहाँ देवताओं के निवास होने की बात क्यों कही जाती है? अब आकाश ने एक और तर्क रखते हुए उनसे कहा, बेटा, देवताओं का वास ही तो आकाश को शुभ बनाता है। इसीलिए तो सुझाव है कि आदेश के आगे श्री लगा लो। राजा के आगे श्री होना बहुत जरूरी है। शुक्ल जी ने भी आकर्ष की बात सुनकर अपना पक्ष लेते हुए कहा। तभी आकर्ष बोला, अगर श्री का अर्थ योग्य है तो ठीक है, क्योंकि राजा की योग्यता पर ही राज्य का अस्तित्व टिका होता है। लेकिन अगर सिर्फ शुभ बनाने के लिए सिर्फ श्री लगाया जाए तो मैं इससे असहमत हूँ। मैंने तमाम अयोग्य और पाखंडी बाबाओं को अपने नाम के आगे अनेकों श्री लगाते देखा है। शुक्ल जी के साथ साथ अब रमाशंकर भी सोच में पड़ गए। दोनों को आकर्ष की बातें काफी हद तक तार्किक लग रही थी। केवल यह कहकर आकर्ष को नहीं झुठला सकते थे कि वह अब बड़ों की बात नहीं मान रहा था या आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन फिर भी शुभाशुभ के पूर्वाग्रह को दोनों आचार्य दूर नहीं कर पा रहे थे। अनुमेहा और आकर्ष की माँ इतने में चाय और नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आई। क्या निर्णय हुआ भाई साहब? सावित्री ने शुक्ल जी से पूछा। चल रही है सलाह और मशवरा, आप भी कुछ सुझाव दीजिए, शुक्ल जी ने सावित्री से कहा। तभी सावित्री बोली,
मैं तो यही कहूंगी कि हमारी तीसरी पीढ़ी के पहले बच्चे का नाम शुभ होना चाहिए, भले दूसरे तीसरे पर यह विचार ना हो। अंकल, देवांश का क्या मतलब होता है? अनुमीहा ने शुक्ल जी की तरफ देखकर पूछा। तभी शुक्ल जी ने जवाब दिया, देवताओं का अंश। क्या देवताओं का अंश भी अशुभ हो सकता है? अनुमीहा ने शुक्ल जी से कहा। नहीं, सवाल ही नहीं, शुक्ल जी ने जवाब दिया। देवांश में तो तगन वर्ण समूह है जो अशुभ है, अनुमीहा तपाक से बोली। दरअसल आकर्ष के नोकझोंक के बाद वह पूरी रात तगन, यगन और मगन को लेकर परेशान थी। देर रात तक वह इंटरनेट पर गुणों के शुभ अशुभ विचार पढ़ती रही और बहुत से प्रचलित तगन शब्द नोट कर लिए। पिताजी, वागिश भी तो तगन कहा जाएगा, जिसका अर्थ कवि या साक्षात सरस्वती जी हो सकती हैं। फिर यह लोग अशुभ कैसे हो सकते हैं, चाहे पहले आए या बाद में आए? आकर्ष ने अपनी तुनीर से एक और तर्क दे मारा था। पिताजी, कवि बिहारी का नाम तो हम सबने ही सुना होगा। आकर्ष अपना अगला तर्क देता, इससे पहले उसके पिताजी बोल उठे। बेटा, बिहारी शब्द में तगन दोष नहीं है। जी पिताजी, यह यगन है, तगन नहीं, लेकिन मैं बिहारी सत्सई की बात करना चाह रहा था। आकर्ष ने अपनी पूरी बात रखी। बहुत पहले पढ़ा था, बताओ क्या है इसमें? मेरी भव बाधा हरो में शुरुआत के 3 वर्ण मिलकर तगन समूह बना रहे हैं और यह मंगलाचरण भी है। अशुभ शुरुआत होकर भी कितनी लोकप्रिय हुई। बात तो तू सही कह रहा है बेटे, शुक्ल जी सिर खुजलाते हुए बोले। मगर सावित्री को उधर बुरा लग रहा था कि उसका बेटा तर्क की आड़ में ही सही अपने पिताजी को अनसुना कर रहा है, लेकिन रमाशंकर को संतोष था कि उनका बेटा विज्ञान क्षेत्र में करियर बनाने के बाद भी इतने सूक्ष्म स्तर पर शास्त्रों से जुड़ा है। अपने बेटे के तर्कों से उन्हें अवज्ञा एक बार ही महसूस नहीं हुई। सुन बेटे, वो छोटा वाला लैपटॉप तो शुक्ल जी को दिखा जो तू मेरे लिए बाहर से मंगवाया है। रमाशंकर ने आकर्ष को थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम से बाहर भेज दिया। आकर्ष के साथ साथ अनुमीहा भी बाहर चली गई। उनके बाहर जाने के बाद आकर्ष के पिताजी ने शुक्ल से पूछा, शुक्ल, एक बात बताओ, तुम तो कहते हो कि ज्योतिष एक गणित है, इसमें खूब तर्क है, लेकिन मेरे बेटवा के तर्क के आगे तुम्हारा सब तर्क फेल हो गया। सही सही बताना, ज्योतिष पढ़े भी हो या ऐसे ही हाथ मुंह लोगों का देख कर लोगों का भविष्य बताते हो? रमाशंकर उससे मजाक के लहजे में बोल रहे थे, इसीलिए शुक्ल जी ने भी उसकी बात का बुरा माने बिना हास्य के साथ कहा, एक बात सच सच बताना, मुझे नामकरण के लिए बुलाया है या गण विचार पर अपने बेटवा से शास्त्र करवाने? एक बात और, तुम अपने बेटवा को इंजीनियरिंग ही पढ़ाए हो ना? बात तो सही है, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया गया। हम सब इसमें शुभ और अशुभ गंजा वर्गीकरण कर बैठे। बताओ, कोई कहे कि सगन अशुभ होता है तो कलयुग में कमला माने लक्ष्मी जी कैसे अशुभ हो सकती हैं? शुक्ल जी और रमाशंकर एक दूसरे की बातों में सहमति जताए जा रहे थे और एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे थे। और सही भी बात है, नाम में क्या रखा है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करड़ सो तस फल चाखा। दोनों ने एक साथ तुलसी के शब्दों में शरण लिया और एक दूसरे के साथ बात करते रहे। तभी अचानक से आकर्ष एक नए प्रस्ताव के साथ लैपटॉप हाथ में लिए ड्राइंग रूम में प्रवेश करता है और कहता है, पिताजी, अगर हम तगन वर्ण आदेश के अशुभ को लेकर इतने आग्रही हैं, तो क्यों ना आदेश का नाम बदलकर अधिराज ही रख लें? इसका भी अर्थ राजा ही है। अधिराज, लघु लघु और गुरु, इस हिसाब से यह सगन हुआ। मन में पिताजी उसकी बात सुन बुदबुदा रहे थे। नहीं बेटे, तुम आदेश ही नाम रख लो, रमाशंकर ने जोर देते हुए कहा। मगर यह सुन आकर्ष ने उनसे कहा, लेकिन अधिराज में क्या दिक्कत है? यह सगन है जो आरंभ के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और बेटा जान लो, जगन, रगन और सगन और तगन ये शुभ होते हैं,
जबकि मगन, नगन, भगन और यगन इन्हीं से काव्य की शुरुआत होनी चाहिए। विस्तार से रमाशंकर ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। रमाशंकर और पंडित शुक्ल थोड़ा सा विस्मित थे कि अब तक अपने रुख पर कायम आकर्ष अपने बेटे का नाम क्यों बदलने की सोचने लगा है। रमाशंकर को जो गर्व और संतोष हो रहा था कि उनका बेटा शुभ अशुभ की जगह तर्क को प्रधान मानता है, को धक्का लगा और उन्हें निराशा भी हुई जब वह अशुभ नाम के डर वह नाम बदलना चाह रहा था। रमाशंकर आकर्ष के तर्क वितर्क से अभिभूत थे, लेकिन बेटे का डगमगाना उन्हें सही नहीं लग रहा था। रमाशंकर जी थोड़ी देर के लिए चुपचाप सोचने लगे। शुक्ल जी और आकर्ष वहीं बैठे बैठे उन्हें देख रहे थे। एकाएक तेज आवाज में उन्होंने कहा, आदिश। हाँ, आदिश ही नाम रहेगा हमारे पोते का। अब किसी को कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं। पिताजी ने आवेश में बैठक के सोफे पर खड़े होकर बोला। कमरे में शांति छा गई थी। कुछ मिनट बाद सावित्री अचानक से दबे स्वर में बोली, वो तो सब अशुभ है ना, कल आप ही ने बता। अचानक से रमाशंकर क्रोध में बोली, तुम चुप करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। परिवार के लिए पूजा पाठ कब रखा जाए भाई? माहौल को शांत करने के लिए शुक्ल जी ने रमाशंकर से धीरे से बोला, नहीं होगा कोई पूजा वूजा। नाम में कुछ भी शुभ अशुभ नहीं होता है। तगन सगन काव्यारंभ में निषेध है, नामकरण में नहीं। रमाशंकर जी अब क्रोधित हो चुके थे। दूसरी तरफ, हे राम, मैं तो इस आदमी को कभी समझ ही नहीं पाई। कभी कुछ, इनका दिमाग स्थिर है ही नहीं। पता नहीं मेरी सासू माँ ने इनकी मूल शांति करवाई थी कि नहीं। पोती से पहले इन्हीं की मूल शांति जरूरी है। सावित्री यह सब सुनकर गुस्से में हाथ में लिए एक सुबह की अखबार की कुंडली को जमीन पर पटक कर बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम से आंगन की तरफ निकल गई थी। तो ये थी कि कैसे एक नई पीढ़ी ने आकर पुरानी पीढ़ी की सोच को थोड़ा सा बदल दिया था। जल्द ही लौटूंगी एक नई कहानी के साथ, जुलूस की भीड़ से, जिसे लिखा है भवदूष पांडे जी ने। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।